विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे त्रयोदशः पाठः क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत आपने 5 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था और जिसमें आपने भारत की जो भूमि है उसे स्वर्णमयी किस प्रकार बताया गया है, उसकी विशेषताओं को आपने जाना, पढ़ा और समझा। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इस पाठ के अंतिम श्लोक को, षष्ठः श्लोक, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए आप, और तैयार हो गए होंगे आप, मुझे उम्मीद है, क्योंकि पिछले वीडियो में जो प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तर आपने लिख लिए होंगे। तो आइए एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं कि आपने क्या लिखा है। देखिए, पहला प्रश्न था क्षितौ इति पदस्य मूल शब्द विभक्ति वचनम प्रदर्शयत। क्षितौ जो पद है उसमें मूल शब्द, विभक्ति और वचन को बताना था। विद्यार्थियों, क्षितौ जो पद है वो हमने पहले वीडियो से ही पढ़ लिया था, यानी जब हमने शीर्षक को समझा, उसको स्पष्ट किया तो वहां भी देखा, और बीच बीच में जब हमने अन्य श्लोकों को पढ़ा तो बार बार क्षितौ राजते स्वर्ण भारत स्वर्ण भूमि, ये जो लाइन है वो आती रही है। तो वहां पर क्षितौ का मतलब है पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो यहां पर ये तो तय हो जाता है कि पृथ्वी पर है, अर्थात इसमें जो वचन है वो एक वचन है, लेकिन विभक्ति कौन सी है? पृथ्वी पर यहां पर सप्तमी विभक्ति में आता है। तो मूल शब्द क्या हुआ? क्षिति, ठीक है ना, अर्थात क्षिति शब्द है सप्तमी का एक वचन। ये आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने यही लिखा होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा था वसुंधरा इति पदस्य समानार्थकम पदम अस्मात् श्लोकात् चित्वा लिखत। समानार्थक पद, देखिए विद्यार्थियों, एक होता है विलोम पद, एक होता है पर्यायवाची पद या पर्याय पद। तो जो पर्याय पद होता है उसी को हम समानार्थक पद बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि यहां पर्यायवाची शब्द आपको क्या करना है? बताना है। किसका बताना है? वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब जो धरा है, पृथ्वी है, उसके विषय में कहा है। तो यहां पर देखिए श्लोक में क्या आया है? धरेयम, धरेयम, ये बार बार आया हुआ है, हर श्लोक में आया है धरेयम, अर्थात धरा धन इयम। तो धरा जो है वह वसुंधरा का पर्याय है, तो हमने यहां पर लिखा धरा, ठीक है ना। इसके अलावा इस श्लोक में भूः ये पद भी आया है, जो भी इसका क्या है? पर्यायवाची है, तो भूः। समझ में आ गया ना आपको? तो ये 2 प्रश्न आपको दिए गए थे, आपने उत्तर लिख लिया। आगे चलते हैं अपने अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है षष्ठः श्लोकः। हमेशा की तरह ही क्या करना है? सस्वर वाचन करना है। तो आइए सस्वर वाचन करते हैं, आप भी कीजिए मेरे साथ। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां, वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां, शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, यहां पर देखिए क्या बताया गया है, इसको जानते हैं प्रसंग के साथ। अस्मिन् पद्ये भारत देशस्य वनानां वर्णनम कृतम अस्ति। यहां पर भारत के जो वन है उसके विषय में बताया है। वन का मतलब यहाँ है प्रकृति से संबंधित, यानी कि वन में क्या क्या पाया जाता है, अर्थात वन में जो है पशु पक्षी जानवर, ठीक है ना, और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसी प्रकृति के चित्रण को यहाँ पर बताया गया है। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं कि क्या है विशेषताएं यहाँ पर। तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए वने यानी वन में, वन में, ठीक है ना, यानी जंगल में। दिग्गजानाम तथा केसरीनाम, दिग्गजानाम यानी हाथियों का या हाथियों की। तो वन में कौन रहते हैं विद्यार्थियों? हाथी रहते हैं ना, ठीक है ना। तो वन में हाथियों की या हाथियों का, ठीक है ना। तथा यानी और, केसरी नाम यानी कि सिंह। केसरी किसे कहते हैं? सिंह को। विद्यार्थियों यहां पर ध्यान रखिएगा, मूल पद है दिग्गज, ठीक है ना, और यहां पर मूल शब्द है केसरी। तो ये ध्यान आपको रखना है। यहां षष्ठी बहुवचन है, यहां पर भी षष्ठी बहुवचन है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए
वन में यानी कि जंगल में हाथी और केसरी यानी कि सिंह रहते हैं, ये आपको पता ही है। यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कवि कौन है विद्यार्थियों, आपको पता तो होगा ही, कवि कौन है, कृष्णचंद्र त्रिपाठी। तो वो यहां पर बताना चाह रहे हैं कि जो हाथी है और जो सिंह है, ठीक है ना, वो वन में रहते हैं। अब इनके साथ साथ और भी जानवर वहां पर रहते हैं, लेकिन यहां पर विशेषता और बलशाली होने के कारण, ठीक है ना, इन दो का नाम यहां पर रखा है। और इसी से हमें समझना है कि जंगल में और भी जो जानवर रहते हैं, ऐसे जंगल से युक्त यह भारत भूमि है जहां पर हाथी और सिंह निवास करते हैं। समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए, तटीनामियम वर्तते भूधराणाम। तटीनामियम, इसको देखिए यहां पर, तटी नाम धन इयम, ठीक है, तटी नाम धन इयम। यहां पर अगर हम इसको देखें, तटी नाम ये जो पद है, इसका अर्थ हुआ नदियों का या नदियों की, अर्थात इसका पर्यायवाची हम नदी नाम लिखें तो भी सही होगा। तो यहां तटी नाम मतलब नदियों की, इयम यानी यह, वर्तते है, वर्तते यानी है, ठीक है ना, यह नदियों की है। नदियों की क्या है विद्यार्थियों, भूमि, ठीक है ना, यानी कि भारत की भूमि जो है वो नदियों की भूमि है। और भारत की इस भूमि के अंतर्गत हम किसकी बात कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि वन में ये नदियों की भूमि है, ठीक है ना, यानी कि नदियां वन में बहती हैं। समझ में आ गया। और भूधराणाम, और भूधरों से युक्त है। भूधर का मतलब है मतलब पृथ्वी को जो धारण किए हुए है, कौन, पर्वत। तो पर्वत जो है वो भी यहां है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या क्या बात हुई है, वन में रहने वाले हाथी और सिंह, इनकी यह भूमि है, और नदियों की और पर्वतों की यह भूमि है। कौन सी भूमि, भारत की भूमि, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बताया है, आगे तीसरी लाइन में देखिए, तीसरे चरण में, शिखी नाम, मयूरों की, शिखी कहते हैं मयूर को, ठीक है ना, मयूर का पर्यायवाची क्या है, शिखी, ठीक है ना। तो यहां पर मयूरों का, शुका नाम, तोतों का, शुक कहते हैं तोते को, तो तोतों का, ठीक है ना, पिका नाम, और जो कोयल होती है, पिक का मतलब कोयल, कोकिला नाम, ठीक है ना, धरेयम, यह धरा है, ठीक है ना। किनकी यह धरा है, भारत भूमि किन से युक्त है, मयूरों से युक्त है, शुकों से युक्त है और कोयलों से युक्त है। ऐसे पक्षियों से युक्त यह भारत भूमि है। समझ में आ गया ना। तो यहां पर क्या बताया है, वापस से देखिए, वन में रहने वाले हाथियों से युक्त है, सिंहों से युक्त है, ठीक है, नदियों से युक्त है और पर्वतों से युक्त है। और यहां पर देखिए जो पक्षी है उनमें मयूरों से और अपने पास शुकों से और तो मतलब जो कोयल है उनसे युक्त यह भारत भूमि है। ऐसी यह प्रकृति से युक्त जो भारत भूमि है, क्षितौ यानी कि इस पृथ्वी पर राज्यते, सुशोभित होती है, अच्छी लगती है, ठीक है ना। और कैसी है ये, भारत स्वर्ण भूमि, यानी कि स्वर्णमयी भूमि है। भारत की जो भूमि है उसे स्वर्णमयी कहा गया है। तो समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। एक बार पुनः देख लीजिए यहां पर क्या बताया है। यहां प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि कहना चाहते हैं कि यहां पर वन में रहने वाले हाथी और सिंह, ठीक है, नदियां और पर्वत और विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं जिनमें मयूर और जो अपने पास में है कोयल और तोते, इन सभी पक्षी और जानवरों से युक्त यह भारत की भूमि जो कि स्वर्णमयी कहलाती है, इस पृथ्वी पर विराजमान है, सुशोभित होती है, अच्छी लगती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। आइए आगे चलते हैं। इस श्लोक के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको देखते हैं। पहला है वने, जंगल में, दिग्गजा नाम हाथियों की, केसरी नाम सिंहों की, तटी नाम नदियों की, भूधरा नाम पर्वतों की, शिखी नाम मयूरों की, शुका नाम तोतों की, पिका नाम कोयलों की। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां एक कठिन शब्दार्थ है, इन सभी से युक्त यह भारत भूमि है।
ठीक है, आगे देखिए अन्वयः। ये जो श्लोक हमने समझा पढ़ा, इसका अन्वय किस प्रकार किया गया है, देखिए। इयं धरा वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां भूधराणां च वर्तते। इयं धरा शिखीनां शुकानां पिकानां च अस्ति। इयं भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ राजते। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ विद्यार्थियों, तो आइए जानते हैं। इयं धरा, यह धरा, यह कौन सी धरा विद्यार्थियों, भारत की धरा अर्थात भूमि। वने, वन में, दिग्गजानाम यानी वन में रहने वाले जो दिग्गज है यानी हाथी है उनकी, तथा यानी और, केसरी नाम सिंहों की, तटी नाम नदियों की, भूधरा नाम पर्वतों की, च यानी और, अस्ति यानी है, यानी कि यह भूमि किन किन की है, हाथियों की है, वन में रहने वाले हाथियों की है, और सिंहों की, और नदियों की, पर्वतों की, इन सभी की है या इनसे युक्त है। एवं धरा, यह धरा यानी कि यह भूमि जो है, ठीक है ना, वह पक्षियों में मयूरों की, शुकों की और कोयलों की है। यह कौन, भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत की स्वर्ण भूमि जो है, क्षितौ यानी इस संपूर्ण पृथ्वी पर राजते विराजमान है, सुशोभित होती है। ठीक है, तो यह अर्थ हो गया यहां पर अन्वय का। अब यहां पर कवि जो है विशेष रूप में कुछ इसका भावार्थ प्रकट करके बता रहे हैं, वह क्या है, देखिए भावार्थः। यहां देखिए, अत्र कवि भारतवर्षस्य वर्णनं कृत्वा कथयति यत् अस्याः धरायाः वनेषु गजानां सिंहानां नदीनां पर्वतानां च बाहुल्यं वर्तते, अर्थात एतैः युक्ताः अस्ति। एषा भूमिः मयूराणां, शुकानां, कोकिलानां चेति पक्षिणां भूमि वर्तते। अतः एव इयं भूमिः स्वर्ण भूमिः कथ्यते। एतादृशी भारत स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथिव्यां सुशोभते इति। समझ में आ गया। तो यहां पर यह संस्कृत में था, इसका हिंदी अर्थ भी मैं बताने वाला हूं। विद्यार्थियों ध्यान रखिए, आपकी परीक्षा में संस्कृत में भी पूछा जा सकता है भावार्थ, और आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी तो मैंने आपको बार बार बताई ही है और समझ में भी आपको आ गया होगा। अब यहां भावार्थ की हिंदी अर्थ देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कवि। तो देखिए, अत्र कवि ही, यहां पर कवि भारत देश का वर्णन करते हुए या करके, ठीक है ना, वर्णनम कृत्वा वर्णन करके, कथयति कहते हैं, यत् कि अस्याह धराया, इस धरा के, इस भूमि के वनों में रहने वाले जो हाथी हैं, हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की, ठीक है ना, इन सभी का जो है बाहुल्यम, बाहुल्य वर्तते यानी है, बहुलता है, इन सभी की बहुलता है। ठीक है ना, किनकी, वन में रहने वाले हाथियों की, ठीक है ना, शेरों की, नदियों की और पर्वतों की बहुलता यहां पर है। अर्थात एतई युक्ता अस्ति, यह जो भूमि है इनसे युक्त है। ठीक है, ऐसा भूमि, यह भूमि जो है मयूरों की, शुकों की और कोयलों की, ठीक है ना, चेती और कोयलों की, ऐसे जो अन्य पक्षी हैं, पक्षी नाम भूमि वर्तते, ऐसे पक्षियों की भूमि है। ठीक है ना, तो यहां पर जो पक्षी बताए गए हैं वो सभी पक्षियों के विषय में बताया गया है। तो यहां मुख्य जो पक्षी हैं उनका नाम देते हुए अन्य पक्षियों के बारे में भी बताया है। ठीक है ना, आगे देखिए, अतः इसलिए एव ही, इसलिए ही इयं भूमि, इसलिए यह भूमि जो है स्वर्ण भूमि कथ्यते, स्वर्ण भूमि कही जाती है। एतादृशी भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत स्वर्ण भूमि जो है संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है, चमत्कृत होती है और अच्छी लगती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इसका अर्थ हुआ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपके पाठ का अंतिम श्लोक था। उम्मीद करता हूं कि सभी श्लोकों को आपने अच्छे से आनंद पूर्वक पढ़ा होगा, समझा होगा और गाया होगा, सस्वर वाचन करके स्मरण किया होगा।
ठीक है ना विद्यार्थियों। तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ। आगे देखिए भावबोध प्रश्न। भावबोध प्रश्न है, 3 प्रश्न आपके सामने हैं जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और उत्तर भी इनके लिखने हैं। पहला प्रश्न है अपना, भारत भूमौ के पक्षयः सन्ति। ठीक है, यह निर्देश नहीं है कि कैसे आपको लिखना है, एक पद में या पूरे वाक्य में, तो आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखिएगा। दूसरा है भूधरैः युक्ता का अस्ति। ठीक है। तीसरा है नदीनाम इति पदस्य पर्यायपदम चित्वा लिखत। ठीक है, ये 3 प्रश्न हैं, आप इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। मैं लेता हूं विदा, और ये पाठ के जो श्लोक है वो हो चुके हैं पूर्ण, और आगे अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।